हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल फ्री पढ़ाई। हमारे यूट्यूब चैनल फ्री पढ़ाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हम आपसे जो एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का जो जर्नल अवेयरनेस का पार्ट है वो डिस्कस करेंगे। एसएससी सीजीएल का जो आपका एग्ज़ाम 2016 में हुआ था उसमें जो जीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे उसकी एक शिफ्ट के क्वेश्चंस हम आपसे डिस्कस करेंगे। अभी जब लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा तो आपके रेलवे के एग्ज़ाम्स होंगे, आपके रेलवे ग्रुप डी के होंगे, एनटीपीसी के होंगे, एसएससी सीएचएसएल का जो पोस्टपोन हो चुके हैं वो एग्ज़ाम्स होंगे। फिर सीजीएल 2020 के जो प्री के एग्ज़ाम है वो भी आपके होने वाले हैं। तो काफ़ी एग्ज़ाम्स आपके लॉकडाउन के बाद एक स्टार्ट हो जाएंगे और उसमें सब में जीएस पूछा जाएगा। और जो भी एग्ज़ाम्स इनमें रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। जैसे रेलवे के एग्ज़ाम्स इसमें ये हमेशा जो है एसएससी के कुछ क्वेश्चंस को कॉपी करता है और प्रीवियस ईयर से काफ़ी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो इसमें हम वही आपसे डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको प्रीवियस ईयर तो ज़रूर पढ़ के जाना होता है। ऑल राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है पहला, वो है आपका ट्रिकल डाउन थ्योरी इग्नोर्स द इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑन। टपकन सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर आर्थिक वृद्धि के प्रभाव को नज़रअंदाज करता है? तो जानिए कि ये ट्रिकल डाउन थ्योरी है क्या। देखिए, ट्रिकल डाउन थ्योरी जो है ये आपका इनकम और कैपिटल गेन से रिलेटेड बातें करती है। ऑल राइट, तो टैक्स में इनका क्या प्रभाव पड़ता है आपके इनकम और कैपिटल गेन का, उससे बात करती है। और इस थ्योरी का कहना ये है कि जितना जो हमारी बिजनेसमैन होते हैं जो काफ़ी इन्वेस्ट करते हैं, यानी इन्वेस्टर्स जो हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ के ओनर्स हैं, वो लोग क्या हैं, वो रियल ड्राइवर्स हैं आपके ग्रोथ के। यानी हमारी सोसाइटी का ग्रोथ तभी होगा जब इन लोगों का ग्रोथ होगा। जब ये लोग ग्रो करेंगे, हमारे जो बिजनेसमैन हैं, जो हमारी कंपनी ओनर्स हैं, ये लोग जब ग्रो करेंगे, इनको फ़ायदा होगा, इनको इन्वेस्टमेंट में इनका फ़ायदा हो रहा है, इन लोगों को, इनको जितना ज़्यादा बेनिफिट होगा उतना ही हम लोगों को, हमारी सोसाइटी को बेनिफिट होगा। ऑल राइट, तो ये किस चीज़ की बात नहीं करता है? तो ये जो बात नहीं करता वो है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। ये कहीं पर भी इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन यानी आय वितरण की बात नहीं करता है। ये इन्वेस्टमेंट की बात करता है, सेविंग्स की बात करता है, कंजम्पशन कितना हो रहा है, ये इन सब से रिलेटेड है। तो ये इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का इस पर कोई भी ये इस चीज़ को इग्नोर कर देता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया डज नॉट ऑडिट द रिसीट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से किसकी प्राप्तियों और व्यय की लेखा परीक्षा नहीं करते? तो जो कैग है वो किसको ऑडिट नहीं करते हैं? पहले जान लीजिए कि जो कैग है, कैग का काम क्या होता है। ठीक है, कैग का काम होता है आपका जो भी रिस्पॉन्सिबल किस चीज़ के लिए है कैग आपका, ये ऑडिट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है सारी रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर जो भी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के और सेंट्रल गवर्नमेंट के, ये उनको ऑडिट करने का काम करता है। ये उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके पार्ट 5 में कैग के बारे में बताया गया। ऑल राइट, पार्ट 5 में कैग का जिक्र है। और जो हमारा आर्टिकल है 148 से 151 तक, इसमें कैग के बारे में आपको बताया जाता है। ये आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। और कैग हमारा 1858 को फाउंड हुआ था, इस ईयर में कैग फाउंड हुआ था। और ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है आपका। ऑल राइट, और जो हमारा कैग होता है उसको अपॉइंट कौन करता है? उसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारे अपॉइंट करते हैं। कितने टर्म के लिए? 6 ईयर की टर्म होती है इनकी, और 65 ईयर की एज तक। अगर 65 ईयर एज हो गई तो वो रिटायर हो जाता है इंसान। तो ये किस चीज़ को ऑडिट नहीं करता है? तो अगर ये गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट इनके रिसीट्स को ऑडिट करता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को तो करता ही है, स्टेट को भी, और गवर्नमेंट की कंपनीज को जिसको नहीं करता वो है लोकल बॉडीज़। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 विच इज़ लोकल बॉडीज़ को नहीं करता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इन विच ईयर डिड द काकोरी कॉन्स्पिरेसी टेक्स प्लेस के कॉन्स्पिरेसी केस टेक्स प्लेस। तो काकोरी षड्यंत्र मामला किस वर्ष हुआ था? ये हैं आपके ऑप्शंस। आप जानिए, देखिए काकोरी कॉन्स्पिरेसी था क्या, उसके बारे में हम थोड़ा सा आपसे जान लेते हैं, बता देते हैं आपको। ये एक ट्रेन रॉबरी केस है, यानी कि ट्रेन में लूटपाट हुई थी। और काकोरी है कि कहाँ? ये लखनऊ के पास का एरिया है, नियर लखनऊ है काकोरी, लखनऊ के पास का है ये एरिया। यहाँ पर ट्रेन रॉबरी हुई थी। ऑल राइट, तो ये कब हुई थी? जब हमारा इंडिपेंडेंस मूवमेंट चल रहा था इंडिया का। किसके अगेंस्ट? ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट पे ये मूवमेंट चल रहा था। तो ये ट्रेन की रॉबरी हुई थी। ये किसने करी थी? ये जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन है उन्होंने ऑर्गेनाइज की थी। तो उसके हेड कौन थे? वो थे आपके राम प्रसाद बिस्मिल थे। और एक थे आपके
अशफाकुल्ला खान। ऑलराइट, अशफाकुल्ला खान ये इसके हेड थे, ये इन लोगों ने ये चीज़ करी थी। और ये कौन से साल में की थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका, ये हुआ था आपका 9th of August, ये 9th अगस्त में हुआ था आपका 1925 में। ये पूरी डेट याद रख लीजिए, 9th of August, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है इस चीज़ का वो हो जाएगा करेक्ट आपका। और ये क्यों किया था ये ट्रेन रॉबरी? ये लोग जो थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट लड़ रहे थे, तो उनको मनी वेपन्स की ज़रूरत पड़ती थी, इसीलिए उन्होंने ये लूटपाट की। ठीक है, तो इसीलिए चोरी की, क्योंकि उन्हें पैसे और वेपन्स लड़ाई के लिए इन सब की बहुत ज़रूरत है, और वो लोगों के पास पैसे की बहुत कमी थी और वेपन्स नहीं थे, इसी चीज़ के लिए उन्होंने ये चीज़ करी। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ताजमहल इज कॉल्ड अ ड्रीम मार्बल, विच मॉन्यूमेंट इज कॉल्ड अ ड्रीम इन स्टोन? ताजमहल को क्या बोला जाता है? संगमरमर में स्वप्न कहा जाता है, तो किस स्मारक को पत्थर में स्वप्न कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 विच इज़ पंचमहल। ये कहा जाता है पंचमहल को। ऑलराइट, ये कहा जाता है पंचमहल को, क्या कहा जाता है? ड्रीम इन स्टोन। और जो पंचमहल है ये क्या है? ये 5 लेवल का पैलेस है, यानी 5 स्टोरी पैलेस है, ये 5 मंजिला ये आपका एक पैलेस है। ऑलराइट, ये महल है 5 मंजिला, और ये कहाँ पर है? ये आपका फतेहपुर सिकरी में है। फतेहपुर सिकरी है कहाँ पर? ये फतेहपुर सिकरी है आपका यूपी में, उत्तर प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, वो है द सेक्स रेशियो इन इंडिया इज मेजर्ड एज, जो लिंग अनुपात है भारत में वो कैसे नापा जाता है? देखिए, जो सेक्स रेशो है हमारा इंडिया का वो नापा जाता है नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, यानी प्रति 1000 पुरुषों में कितनी महिलाएं हैं। ऑलराइट, तो ये इस पे नापा जाता है, तो इसका आंसर जो है करेक्ट वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी नंबर ऑफ फीमेल्स कितनी हैं औरतें 1000 पुरुषों में। नेक्स्ट पे चलते हैं, कंपेनियन सेल्स आर यूनिक टू, सहचर कोशिकाएं निम्नलिखित में से सिर्फ किस में है? तो जो कंपेनियन सेल्स है वो किस में होते हैं? पहले जान लीजिए कंपेनियन सेल्स होते क्या हैं। कंपेनियन सेल्स एक तरीके के सेल हैं जो कहाँ मिलते हैं? फ्लोएम में मिलते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स के। कहाँ पे मिलते हैं? जो भी आपके फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनके फ्लोएम में मिलते हैं, तो ये फ्लोएम में मिलते हैं आपके जो भी आपके फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। ऑलराइट, और ये जो आपके पेरेन्काइमा सेल्स होते हैं, ऑलराइट, जो कंपेनियन सेल्स होते हैं, तो ये किस चीज़ में होते हैं? तो ये उसी चीज़ में होंगे जो कि एक फ्लावरिंग प्लांट्स है, क्योंकि ये कहाँ पे मिलते हैं? फ्लोएम में मिलते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स के। तो इसमें से जो फ्लावरिंग प्लांट्स है वो है कौन? आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 विच इज़ एंजियोस्पर्म। तो ये एंजियोस्पर्म्स में होते हैं। एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं? ये होते हैं आपके फ्लावरिंग प्लांट्स। इसके अंदर सीव ट्यूब्स होते हैं और कंपेनियन सेल्स होती हैं। और जो प्लांट्स में 2 टाइप के वेस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं, आपको पता होगा प्लांट्स में 2 टाइप के वेस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं। वो टिश्यूज़ कौन से होते हैं आपके? एक होता है जाइलम, एक होता है आपका फ्लोएम। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है और किसी भी नेक्स्ट एग्जाम में आपसे ज़रूर पूछेंगे। जाइलम का काम क्या होता है कि प्लांट की रूट से लेके ऊपर तक उस प्लांट को पानी पहुंचाना, वाटर पहुंचाने का काम जाइलम का होता है। और फ्लोएम का काम क्या होता है? शुगर पहुंचाने का, न्यूट्रिएंट्स जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं पौधों के लिए, और फूड का काम होता है आपका फ्लोएम का। जाइलम का वाटर का काम होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसुलेटर, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत रोधी है? तो इंसुलेटर होते क्या है ये जान लीजिए। इंसुलेटर वो होते हैं जो रेजिस्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को उस चीज़ से पास होना, यानी कि वो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होने देते। तो कौन से हैं इंसुलेटर आपके इसमें से? ये है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वुड। तो वुड क्या है? तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, कोई भी कर देगा। वुड जो है वो आपका इंसुलेटर है, इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देता। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, बबल्स ऑफ एयर राइज अप थ्रो लिक्विड्स ड्यू टू, जिस कारण जो बुलबुले आपके वायु में आपने देखा होगा बुलबुले होते हैं वो क्यों उठते हैं? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। तो जो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 विच इज़ विस्कोसिटी एंड बॉयंसी। ये विस्कोसिटी और बॉयंसी के कारण होते हैं। ऑलराइट, और ये विस्कोसिटी होती क्या है? आपका विस्कोसिटी होती है आपका थिकनेस। ऑलराइट, जो आपका लिक्विड जो होता है, यानी कि जो स्टिकी सा होता है, उसकी थिकनेस कितनी होती है? वो होती है विस्कोसिटी। जैसे आपने देखा होगा अगर आप पानी और किसी जूस की बात करें, कोई आप जूस देख लीजिए तो जूस ज़्यादा विस्कस होगा क्योंकि वो थिक होगा पानी से। ऑलराइट, और जो आपकी बॉयंसी है, बॉयंसी क्या है? ये एक तरीके का अपथ्रस्ट है, यानी फोर्स है, एक तरीके का अपवर्ड फोर्स लगती है। ऑलराइट, अपवर्ड फोर्स है ये। जब आप कोई भी आप लिक्विड देखना, उस लिक्विड में आप किसी चीज़ को डालते हैं तो वो नीचे से भी एक फोर्स लगा रही होती है।
ऑलराइट, जैसे आप किसी टब में या फिर किसी बकेट में कोई चीज़ डाल दो तो वो नीचे से भी एक उसको रेजिस्ट करेगी ऊपर की तरफ आने के लिए, तो वो जो फोर्स लगती है उसको अपथ्रस्ट कहते हैं। ऑलराइट, जो नहीं तो वो कोई चीज़ पानी में डूब जाएगी, इसीलिए उसी चीज़ के लिए वो ऊपर को फोर्स लगती है। और दूसरी चीज़ जो विस्कोसिटी है, ये क्यों होती है? ये इंटरनल फ्रिक्शन की वजह से होती है विस्कोसिटी, जो थिकनेस होती है किसी चीज़ में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, जो बुलबुले बनते हैं वो विस्कोसिटी और बॉयंसी के कारण बनते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका जियोलाइट। जियोलाइट क्या है? ठीक है, देखो जियोलाइट क्या होता है। ये जियोलाइट जो है आपके माइक्रोपोरस एल्यूमिनोसिलिकेट मिनरल्स होते हैं ये, ठीक है। और ये कहाँ पर इनका यूज़ होता है? जैसे एड्जॉर्बेंट्स में और कैटलिस्ट में, वहाँ पर इनका यूज़ होता है। एड्जॉर्बेंट्स क्या होते हैं? वो सब्सटेंस होते हैं जो कि एड्जॉर्ब हो जाते हैं दूसरे को एड्जॉर्ब करते हैं अपने में। ऑलराइट, वो होते हैं एड्जॉर्बेंट्स। और कैटलिस्ट का काम क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना। वो रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता, लेकिन उसका काम होता है रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने का। तो जो जियोलाइट्स होते हैं ये किस चीज़ के बने होते हैं? तो ये जियोलाइट्स जो होते हैं ये हो गए आपके हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट होते हैं। क्या होते हैं? हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड वेरी एज। जो लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो वेरी करता है कैसे, किसकी वजह से? मतलब किस चीज़ में चेंजेस होंगे तो आपका बॉइलिंग पॉइंट भी जो है वो चेंज हो जाएगा। इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 विच इज़ प्रेशर वेरीज। जैसे प्रेशर भी चेंज होगा, लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज होगा। यानी आप जान लीजिए, अगर आप बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है किसी लिक्विड का तो जो उसका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस होते हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं और ठीक है। और जो आपका इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होता है वो बढ़ता है। जब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है मॉलिक्यूल का अट्रैक्शन भी बढ़ता है, लेकिन जो स्पेसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है? जो आपका प्रेशर होता है वो भी इंक्रीज़ होने लगता है। तो यानी आपका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ होने लगता है। ये इसका रीज़न है कि बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ होगा जब उसका प्रेशर भी आपका इंक्रीज़ हो रहा होता है। चलिए अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। वो है आपका द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ पोल्यूशन इन द वर्ल्ड इज़। जो आपके वर्ल्ड में सबसे बड़ा सोर्स कौन सा है पोल्यूशन का? इसका करेक्ट आंसर है आपका सीवेज एंड गार्बेज। सीवेज और गार्बेज की वजह से सबसे ज़्यादा पोल्यूशन होता है। आप देखोगे बाकी भी ऑप्शन है, इससे बहुत तरीके का पोल्यूशन होता है। जैसे गार्बेज से और सीवेज से आपका कौन कौन सा पोल्यूशन होगा? अगर ये सॉइल में मिलेगा तो उससे सॉइल का पोल्यूशन होता है, ठीक है। अगर ये वाटर में चला जाए कहीं पर तो उससे जैसे आप किसी रिवर में चला जाए, ओशियन में, तो वहाँ इसका वाटर पोल्यूशन हो जाएगा। या फिर अगर इसको बर्न करते हो तो उससे एयर पोल्यूशन होगा। तो इससे 3 तरीके के पोल्यूशन हो जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा सोर्स है आपका पोल्यूशन का। नेक्स्ट पे चलते हैं। अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स द लिटरेसी रेट इज़ हाईएस्ट इन। तो नीचे जो दिए गए हैं वहाँ पर लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा हाईएस्ट किस में? वो है आपका मिज़ोरम में, जो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑलराइट, सबसे ज़्यादा। और अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा पूरे ये जब सेंसेक्स 2011 का जो सेंसेक्स हुआ था उसमें जो सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट था वो था आपका केरला में। ऑलराइट, केरला सबसे ज़्यादा लिटरेट हुआ करता था। लेकिन इन ऑप्शंस में सबसे ज़्यादा जो है वो है मिज़ोरम। और अगर ऑप्शन में केरला आए तो आपने केरला को टिक करना है। अब है कि द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स दैट मस्ट बी प्रेजेंट टू होल्ड द मीटिंग ऑफ लोकसभा। इस लोकसभा की कोई भी मीटिंग को होल्ड करने के लिए कम से कम कितने मेंबर्स की आपको ज़रूरत होती है? सदन में कितने आपको मिनिमम जो है उतने मेंबर्स तो चाहिए ही। तो वो आपको चाहिए होते हैं आपका 1/10 ऑफ टोटल मेंबरशिप। यानी 1/10 जो पार्ट है, यानी आपका कुल सदस्य का 10वां भाग, जितने टोटल मेंबर हैं उनका 10वां भाग आपको ज़रूरी होता है किसी भी मीटिंग को कराने के लिए लोकसभा में। नेक्स्ट पे चलते हैं। इंडियाज़ पॉपुलेशन ग्रोथ इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय। जो भारत की जो जनसंख्या वृद्धि की विशेषता क्या है कि जो ग्रोथ कैसे बढ़ती है हमारी पॉपुलेशन की? तो जो इसका आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3 विच इज़ एन इंक्रीज इन द बर्थ रेट एंड डिक्लाइनिंग डेथ रेट। अगर हमारा जो बर्थ रेट है, ऑलराइट, जब हमारा बर्थ रेट है वो बढ़ेगा और जो हमारा डेथ रेट है वो कम हो जाएगा, तो इससे क्या होगा? पॉपुलेशन ग्रो करेगी हमारी।
लेकिन अगर इसका उल्टा हो जाए, हमारी डेथ रेट ज़्यादा होने लग जाए, बर्थ ही कम हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है। इतनी ज़्यादा डेथ क्यों हो रहे हैं? हमारी मेडिकल फैसिलिटी अच्छी नहीं है, हमारी रहने के लिए कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, हमें खाने की बहुत कमी हो रही है, तो इससे हमारी ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं होगी, पॉपुलेशन की, सोसाइटी की ग्रोथ नहीं होगी। लेकिन अगर हमारी पॉपुलेशन में डेथ कम हो रही हैं और लोगों का बर्थ ज़्यादा हो रहा है, तो सोसाइटी भी ज़्यादा ग्रो करेगी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, वो है What will you call a system of taxation under which the poorer sections are taxed at higher rates than the richer section? तो आप उस सिस्टम को क्या करेंगे, कहेंगे टैक्स के, जब गरीब लोगों को ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है, यानी कि ऐसी प्रणाली को क्या कहेंगे जिसमें जो निर्धन वर्ग पर धनी वर्ग की अपेक्षा अधिक कर लगाया जाता है, यानी कि जो गरीब लोग हैं वो ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं और अमीर तो बहुत कम दे रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे आपका ऑप्शन नंबर 3 रिग्रेसिव टैक्स, यानी उसको बोलेंगे आपका पश्चगामी कर, हिंदी में बोलेंगे इसको पश्चगामी कर। और रिग्रेसिव टैक्स और प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है आपका? जब आपका किसी अमीरों पे, यानी जो आपके रिच सेक्शन है उस पे ज़्यादा टैक्स लगे और पुअर सेक्शन पे कम टैक्स लगे, तो उसको प्रोग्रेसिव कहते हैं। ये भी आपसे पूछ सकते हैं, तो उसको आप प्रोग्रेसिव करना। और रिग्रेसिव तब होगा जब आपका गरीब लोगों पे ज़्यादा लग रहा है। नेक्स्ट पे चलते हैं, वो है आपका, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ है, ये रहा। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन इंटरेस्ट ग्रुप इज टू, जो भी जो आपका हितबंध गुट होता है उसका महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है, जो इंटरेस्ट ग्रुप होता है? देखिए इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं क्या है? इंटरेस्ट ग्रुप वो होते हैं जो गवर्नमेंट के पीछे सपोर्ट में होते हैं। लाइक वो लोग वो नहीं होते जो किसी भी पार्टी से खड़े होते हैं, वो उनका एक अलग ऑर्गेनाइजेशन होती है। जैसे आप कोई भी आरएसएस का ले लीजिए, आरएसएस एक ऑर्गेनाइजेशन है, लोगों के इंटरेस्ट के लिए काम करती है, तो वो डायरेक्ट इलेक्ट नहीं होती है या फिर इलेक्शन में पार्ट नहीं लेती है, लेकिन उसका काम क्या होता है कि जो भी आपकी अपनी पसंद के अनुसार सरकारी नीतियों में परिवर्तन लाना, कि जो इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं वो बोलते हैं कि ये चीज़ होनी चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 विच इज़ ऑल्टर गवर्नमेंट पॉलिसीज टू इट्स लाइकिंग, यानी अपने अनुसार गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को ऑल्टर करना। तो इंटरेस्ट ग्रुप डायरेक्टली पार्ट नहीं लेते गवर्नमेंट में, लेकिन वो इनडायरेक्टली पार्ट होते हैं जो इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं और पॉलिसीज़ में बोलते हैं कि आपको ये चेंजेस लाने चाहिए। ऐसे कोई भी इंटरेस्ट ग्रुप हो सकता है, ये जस्ट मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, वो है आपका विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली पेयर्ड। तो कौन सा करेक्टली पेयर्ड नहीं है, आपने बताना है। देखिए शिवाजी अफजल खान ही बिल्कुल करेक्टली, क्योंकि ये कंटेम्प्रेरी थे, ये दोनों साथ के थे। नूरजहाँ महाबत खान थे, अकबर राणा प्रताप कंटेम्प्रेरी थे। बाबर और बैरम खान ये गलत है, क्योंकि जो बैरम खान थे वो अकबर और हुमायूं के टाइम के थे। ऑलराइट, अकबर और हुमायूं के टाइम के थे, तो ये इसका गलत हो जाएगा, यानी इसका जो करेक्ट आंसर है 4th है, इसकी करेक्ट पेयरिंग नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं, आपका वो है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग डेजर्ट्स इज रिच इन गोल्ड रिजर्व्स। तो कौन सा जो डेजर्ट है आपका वो जहाँ सबसे ज़्यादा गोल्ड होता है, सबसे ज़्यादा सोना पाया जाता है, तो वो पाया जाता है आपका जो आपका ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4 विच इज़ अटाकामा डेजर्ट। अटाकामा डेजर्ट में सबसे ज़्यादा गोल्ड पाया जाता है और ये साउथ अमेरिका का डेजर्ट है। नेक्स्ट पे चलते हैं, लेक्राइमल ग्लैंड्स आर सिचुएटेड इन, जो लेक्राइमल ग्लैंड्स हैं वो कहाँ पर सिचुएटेड होते हैं? देखो लेक्राइमल जो ग्लैंड्स होते हैं ना वो आपके आमंड शेप के ग्लैंड्स होते हैं, जो कि एक एक्वस लेयर को सिक्रीट करते हैं आपकी जब आपके आंसू आते हैं आंखों में। आंसू किस वजह से आते हैं? इन्हीं ग्लैंड की वजह से आते हैं। तो ये आपका एक एक्वस लेयर को सिक्रीट करती है जब आप बहुत इमोशनल या फिर आप रोते हैं, तो ये बिल्कुल आपके बादाम यानी आमंड की साइज़ के होते हैं। तो ये कहाँ पर होंगे? जहाँ आंसू कहाँ से आते हैं आपको? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 विच इज़ आई ऑर्बिट। तो आई ऑर्बिट में। द मोस्ट एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ मोलासेस आफ्टर फर्मेंटेशन इज़ फॉर प्रोड्यूसिंग। तो यानी मोलासेस का यूज़ क्या होता है सबसे ज़्यादा फर्मेंटेशन के बाद? पहले जानिए कि मोलासेस होता क्या है। देखिए मोलासेस एक ना वो होता है आपका जैसे कि ये बहुत ही रॉ शुगर से निकलता है आपका डार्क ब्राउनी सा एक वो थिक सा डार्क ब्राउन कलर का जूस निकलता है आपका रॉ, जो कच्ची शुगर होती है, तो उसे मोलासेस कहते हैं। तो इसका यूज़ किस चीज़ की बनाने के लिए होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इथेनॉल की प्रोडक्शन के लिए। किसके? इथेनॉल की प्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट पे चलते हैं, एसिड रेन इज कॉज ड्यू टू पोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर बाय। तो एसिड रेन किसकी वजह से होती है? एटमॉस्फेयर में किसके पोल्यूशन की वजह से हो जाती है?
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 जिस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। तो जो जब आपके ऑक्साइड्स जो होते हैं नाइट्रोजन सल्फर के, जब वो रेन वाटर से आपस में रिएक्ट करेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा पॉइजनस हो जाते हैं, ठीक है, वो गैसेस बन जाती हैं पॉइजनस काफ़ी, तो वो बहुत ज़्यादा ही पॉइजनस हो जाते हैं, इसीलिए वो एसिड रेन जो होते हैं उनका जो pH है वो 5 से कम हो जाता है, तो वो एसिड रेन आपका कॉज करते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। द डिस्प्यूट ओवर सियाचिन ग्लेशियर इज बिटवीन, जो सियाचिन ग्लेशियर का डिस्प्यूट है वो किसके बीच में है, तो किसके बीच में चलता है, वो चलता है आपका इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। ऑलराइट, इंडिया पाकिस्तान के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हु रोट द फेमस लाइन अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, तो ये किसकी बुक है, ये है आपका ऑप्शन नंबर ए विच इज़ जॉन कीट्स, ये जॉन कीट्स की बुक है, ठीक है। काफ़ी बार जो आपकी बुक्स या नॉवेल्स वगैरह उनसे भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। हु वॉज द फर्स्ट लेडी गवर्नर ऑफ एन इंडियन स्टेट, तो पहली लेडी गवर्नर कौन है, राज्यपाल कौन है इंडियन स्टेट की, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर जो है आपका वो है आपका, लेडी गवर्नर कौन है, वो हो जाएगा आपका मिसेस, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सरोजनी नायडू। देखो गवर्नर जो थी वो थी सरोजनी नायडू। ऑलराइट, यहाँ ऑप्शन में इन्होंने गड़बड़ करी है, जो लिखा हुआ है कि सुचेता कृपलानी नहीं है, सुचेता कृपलानी चीफ मिनिस्टर थी पहली। ऑलराइट, चीफ मिनिस्टर थी यूपी की, लेकिन जो गवर्नर थी हमारी पहली लेडी गवर्नर थी आपकी सरोजनी नायडू, जिनको हम बोलते हैं नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। ऑलराइट, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी बोलते हैं इनको, सरोजनी नायडू को, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, एप्लीकेशन प्रोटोकॉल कौन सा है आपका, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 विच इज़ हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, HTTP जो है आपका वो है एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। ऑलराइट, चलिए हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं आज यहीं पर। नेक्स्ट वीडियोस में हम आपसे बाकी CGL के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हैव ए नाइस